नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसका सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत विभव। देखिए, इस वीडियो से ठीक पहले जो हमने वीडियो बनाया है उसमें आपने देखा कि किसी बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव क्या होता है। उस फॉर्मूले को प्रयोग करते, उस व्यंजक का प्रयोग करते हुए ही किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक यहां पर हम फाइंड आउट करने वाले हैं। देखिए, जो टॉपिक है हमारा वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण से। सबसे पहले स्पष्ट कर लीजिए विद्युत द्विध्रुव क्या है। दो आवेशों का समूह जिसमें दोनों का परिमाण समान और प्रकृति एक दूसरे के विपरीत यदि थोड़ी सी दूरी पर उपस्थित होते हैं तो उस निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए, विद्युत द्विध्रुव क्या है कि दो आवेश होते हैं, दोनों का परिमाण समान है, एक जैसे प्लस क्यू है दूसरा माइनस क्यू है, तो उस निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। अब इसे विद्युत द्विध्रुव के जो केंद्र होता है, मध्य बिंदु को हम केंद्र कहेंगे, उस केंद्र से थीटा कोण पर हम एक बिंदु P लेंगे और उस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हम एक विद्युत द्विध्रुव यहां पर लेकर चलेंगे और उस विद्युत द्विध्रुव के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम आप लोगों को एक डायग्राम बता देते हैं। डायग्राम क्या है देख लीजिए। देखिए, ये किसी विद्युत द्विध्रुव के दो आवेश है। मैंने इनको थोड़ा सा दूरी पर दिखाया है। दूरी पर इसलिए दिखाया है ताकि हम आराम से इसको समझ सकें। ये यहां पर माइनस क्यू आवेश है, यहां पर प्लस क्यू आवेश है। ये जो आवेश है माइनस क्यू वो हम कंसीडर कर लेते हैं कि बिंदु A पर स्थित है और जो प्लस क्यू आवेश है वो बिंदु B पर अवस्थित है। ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है, ये इसका मध्य बिंदु है। ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु जिसको हम O से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब देखिए, ये हमें मिल गया है विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से, विद्युत द्विध्रुव का केंद्र O है, केंद्र से थीटा कोण पर और R दूरी पर यहां पर ये कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमारे को विद्युत विभव ज्ञात करना है। जो मैंने बोर्ड पर अभी तक लिखा उसको एक बार समझ लेंगे। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, दोनों आवेशों से मिलकर बना हुआ एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमारे को विद्युत विभव ज्ञात करना है। यहां से आप देखेंगे कि इन आवेशों की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस A, यहां से यहां तक की डिस्टेंस A, अर्थात जो A से B तक की डिस्टेंस है वो है 2a, अर्थात दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है वो 2a के इक्वल है, 2a के बराबर है। क्लियर? अब देखिए, बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस माइनस क्यू आवेश के कारण से बिंदु P पर विद्युत विभव, फिर इस प्लस क्यू आवेश के कारण से बिंदु P पर विद्युत विभव, दोनों आवेशों के कारण से विद्युत विभव ज्ञात कर लेंगे और फिर टोटल विद्युत विभव ज्ञात कर लेंगे, कुल विद्युत विभव ज्ञात कर लेंगे। देखिए, इस आवेश के कारण से बिंदु P पर विद्युत विभव अभी देखेंगे। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो मैं कंसीडर कर लेता हूं कि ये जो डिस्टेंस है वो है R1 और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हम कंसीडर कर लेते हैं R2 के इक्वल है। ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R2 के तुल्य है। ये वाली जो डिस्टेंस है वो R2 के इक्वल है, ये कोण थीटा है। ये इतना डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर देखिए, ये जो डिस्टेंस R1 है इसको हम इस R के पदों में ज्ञात करना चाहते हैं और इस डिस्टेंस R2 को भी स्मॉल r के पदों में ज्ञात करना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु A से इस R को आगे बढ़ाकर इस पर लंब डालेंगे और बिंदु B से इसके ऊपर लंब डालेंगे। कैसे क्या करना है वो देख लीजिए, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण से जो विद्युत विभव होता है
वो होता है 1/4πε0 Q अपॉन में R। ये जो R है वो अभिष्ट आवेश से अभिष्ट बिंदु की दूरी होती, दोनों के मध्य की दूरी होती है। देखिए मैं आपको पहले तो बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है वो याद दिलाता हूं। V इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q अपॉन में R। ये फॉर्मूला होता है किसी बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव का। क्लियर? तो यहां पर आप देखेंगे कि इस माइनस Q आवेश के कारण से बिंदु P पर विद्युत विभव, तो जो कि दूरी R1 है, प्लस Q आवेश के कारण से बिंदु P पर विद्युत विभव जो कि R2 दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, R2 और R1 दोनों को R के पदों में ज्ञात करने के लिए यहां से इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाकर यहां से इसके ऊपर लंब डाल देंगे। लंब डाल दिया, यहां से भी इसको इस पर लंब डाल दिया। इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं M और इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं N। ये बिंदु O है, ये A है, ये B है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमें R1 को R के पद में ज्ञात करना है। R1 इस स्मॉल r के टर्म्स में ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये जो R1 है, चित्र में देखिए R1 किसके बराबर है, R1 है A से लेकर P तक, A से लेकर P तक की डिस्टेंस है R1। क्लियर? अब ये जो R1 है या जो AP है इसको हम लगभग MP के बराबर मान सकते हैं। ये एग्जैक्ट बराबर नहीं है, लगभग बराबर है और ये MP के इक्वल है। देखो ये AP जो कि R1 है, ये MP जो कि MO प्लस OP के बराबर है। लगभग देखो ये इक्वल नहीं है, ये हमने लगभग बराबर लिया है। ये लगभग बराबर भी तभी है जब विद्युत ध्रुव के आवेशों के मध्य की दूरी बहुत कम होती है। देखो ये एक ट्रायंगल बन गया AMP और इस AMP के अंदर ये कोण है 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री। तो ये जो R1 है वो इस ट्रायंगल का कर्ण हो गया। तो कर्ण किसी अन्य भुजा के बराबर नहीं हो सकता। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण किसी अन्य भुजा के बराबर नहीं हो सकता, बट हम बराबर लेकर चल सकते हैं जब एक भुजा बहुत छोटी है। एक भुजा क्या है, बहुत छोटी, तो ये वाली डिस्टेंस काफी छोटी है, तो हम इस AP को अर्थात R1 को MP के इक्वल लेकर चल सकते हैं। लगभग बराबर है, तो ये मैंने लगभग का साइन दिखाया है। ये एकदम इक्वल नहीं है, लगभग का साइन है, तो ये लगभग बराबर है। क्लियर? अब इस MP को मैं क्या लिख दूं, MP को हम MO, MP बराबर लिखा जा सकता है MO प्लस, यहां से देखिए OP, MO प्लस OP। डायग्राम देख लीजिए एक बार, MO प्लस OP, तो ये हो गया MP। क्लियर? तो यहां से देखिए R1 OP का मान तो किसके इक्वल है, चित्र से देखिए O से लेकर P तक की डिस्टेंस है वो R के इक्वल है। O से P तक की डिस्टेंस तो OP का मान तो कितना है, R। क्लियर? अब ये हमें चाहिए वैल्यू MO की वैल्यू हम इस ट्रायंगल की सहायता से फाइंड आउट करेंगे, इस त्रिभुज की सहायता से फाइंड आउट करेंगे। हमें वैल्यू चाहिए MO की। तो देखिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज यूज में ले रहे हैं, AMO से cos थीटा निकालेंगे। देखिए cos थीटा क्यों निकाल रहे हैं, ये थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा और हमें ये ज्ञात करना है थीटा के सामने वाली भुजा लंब, कर्ण पता है, आधार ज्ञात करना है। कर्ण और आधार में संबंध cos थीटा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे में कर्ण। तो इसमें देखिए थीटा के सामने वाली भुजा ये AM तो है लंब, MO है आधार, MO क्या है, आधार। कर्ण क्या है, AO, कर्ण क्या है, AO। और ये जो कर्ण है वो है स्मॉल a के बराबर, AO किसके बराबर है, स्मॉल a के बराबर है, स्मॉल a के इक्वल है। इसलिए यहां से MO इक्वल टू क्या लिख दें, MO इक्वल टू स्मॉल a cos थीटा लिखा जा सकता है। तो MO की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए।
तो R1 बराबर स्मॉल r प्लस a cos थीटा, ये हमें मिल गया है R1 का मान, जिसे हमने दे दिया है समीकरण 1। क्लियर? देखिए दो, अब हमें ज्ञात करना है R2। चित्र में देखिए, फिर से चित्र में R2 लगभग किसके बराबर होगा? R2 यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है BP है। R2 क्या है? BP। अब BP किसके बराबर है? N से लेकर P तक की दूरी। लगभग किसके इक्वल मान सकते हैं BP को? N से लेकर P तक के बराबर मान सकते हैं। यहां पर भी देख लीजिए कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है NBP, ये इस ट्राइंगल के अंदर ये कोण 90, ये जो R2 है इसका कर्ण है, और कर्ण किसी दूसरी भुजा के इक्वल नहीं हो सकता। बट एक भुजा जब छोटी होती है तो दो भुजाएं लगभग बराबर हो सकती है, लगभग बराबर है। तो यहां पर ये जो BP है, B से P तक की डिस्टेंस लगभग NP के बराबर है। लगभग किसके बराबर है? NP के इक्वल है। लगभग किसके तुल्य है दोस्तों? NP के बराबर है। एग्जैक्ट बराबर नहीं है। अब देखो, NP यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है। NP को हम क्या लिख दें? इस OP में से ये घटा दें, OP में से ON घटा दें। OP में से क्या घटा दें? OP माइनस ON, OP माइनस ON, OP में से ON घटा देंगे तो NP आ जाएगा। तो NP किसके तुल्य होगा? OP माइनस ON, OP माइनस ON ही R2 के इक्वल होगा। अब देखिए, OP किसके बराबर है? R के इक्वल है। तो OP का मान रख दीजिए। तो R2 बराबर स्मॉल r माइनस में ON, स्मॉल r माइनस में ON। अब इसे ON की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो फिर से इस डायग्राम में चित्र देखिए, ये ट्राइंगल हम लेंगे ONBOBN, OBN से हमें ज्ञात करना है ON। थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब है, ये आधार है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा OB है, वो यहां पर कर्ण है। और ये जो OB है वो भी स्मॉल a के इक्वल है। OB किसके तुल्य है? स्मॉल a के इक्वल है। तो देखिए यहां पर लंब हमें n भी ज्ञात नहीं करना, आधार ज्ञात करना, जबकि कर्ण दे रखा है। तो वही cos थीटा भी, इसमें भी cos थीटा ही लगाएंगे। त्रिकोणमितीय फलन cos थीटा को अप्लाई कर देंगे। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे में कर्ण। आधार इस ट्राइंगल में क्या है? आधार है। देखो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, इसके सामने वाली भुजा ये लंब, तो ये हो गया आधार ON। आधार क्या आ गया? ON। कर्ण क्या है? O से लेकर B तक की जो दूरी है वो है कर्ण। तो ON बराबर आ गया OB cos थीटा। और OB किसके तुल्य है? यहां से देखिए A के बराबर है, ये वाली डिस्टेंस A के बराबर है। तो इसको हम लिख दे A cos थीटा, इसको पुट कर देंगे। तो ON का मान आ गया A cos थीटा। यहां रख दीजिए, यहां रखते ही R2 का मान आ गया। R2 बराबर आ गया R माइनस A cos थीटा, और इसे हम देते हैं समीकरण 2। इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। R1 R2 आ चुके हैं। अब हम एक एक करके प्लस Q माइनस Q आवेश के कारण से अभिष्ट बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात कर लेंगे। सर्वप्रथम हम लेकर चलते हैं इस माइनस Q आवेश के कारण से बिंदु P पर विद्युत विभव। देखिए माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव, उसको मैं लिख दूं V1 से। देखिए माइनस Q आवेश के कारण से जो उत्पन्न विभव है उसको मैंने पुट कर दिया है V1 से। क्लियर? अब देखो विभव का फॉर्मूला ये है 1/4πε0 Q बट्टे में R। तो यहां पर आवेश तो है माइनस Q, 1/4πε0 माइनस Q बट्टे में होती है R होती है दूरी। तो यहां पर की जो दूरी है वो है R1, तो बट्टे में आ गया R1। क्लियर?
इसी प्रकार से आप देखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा? क्लियर। V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आवेश तो है प्लस क्यू, दूरी यहां की है R2, दूरी कितनी है? R2। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3, इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 3 और 4 माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश के कारण से बिंदु P पर विद्युत विभव के फॉर्मूले सूत्र आ चुके हैं। अब बिंदु P पर कुल विद्युत विभव ज्ञात करना है। कुल विद्युत विभव कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग? कैसे ज्ञात करेंगे? हम बिंदु P पर कुल विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए दोनों आवेशों के कारण से उत्पन्न विद्युत विभवों का योग कर देंगे। उत्पन्न विद्युत विभवों का बीजगणित योग हो जाता है। सरल तरीका है, देखिए क्या हो जाएगा। बिंदु P पर, बिंदु P पर कुल विद्युत विभव, कुल विद्युत विभव, कुल विद्युत विभव कितना हो जाएगा? बोलिए। V इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया है दोनों आवेशों के कारण से उत्पन्न विद्युत विभवों का योग, V1 प्लस V2, V1 V2 हमें मिल गए हैं। रख देते हैं दोनों की वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बट्टे में R1, फिर प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बट्टे में R2। क्लियर। दोनों में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, इसे हम कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने यहां से Q भी कॉमन ले लिया है। Q कॉमन ले लिया तो यहां से देखिए क्या रह जाएगा, Q बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, 1 में R2 रह गया, 1/R2 रह गया, इधर माइनस में 1/R1 रह गया। क्लियर। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम यहां से इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे, क्या मिलेगा? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2, R1 माइनस R2। हो सकता है ये थोड़ा सा कट जाए तो मैं इसको दोबारा लिख दूंगा, देखते हैं। अभी कट रहा है तो दोबारा पुट कर देंगे इसको। दोस्तों यहां तक तो आप लोगों को आ गया होगा समझ में, यहां तक क्लियर आ गया होगा। अब यहां से इस जो डायग्राम है इसको यहां से मिटाना पड़ेगा, और जब इसको हम मिटाएंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। तो यहां तक इसको क्लियर कर लीजिए। मैं यहां से इसको मिटा रहा हूं, तो देखिए जो वैल्यूज हमने समीकरण 1 2 3 4 में निकाली है वही अब यूज में आने वाली है। ये हमारे पास में है V, लास्ट में हमें V मिल चुका है Q बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस में R2 बट्टे में R1 R2 ये मिल चुका है। अब R1 R2 की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। R1 R2 की वैल्यू कितनी है? देखिए R1 का मान है समीकरण 1 से, समीकरण 1 में R1 की वैल्यू कितनी है? R प्लस ए कोस थीटा, R प्लस ए कोस थीटा। फिर R2 का मान है R माइनस ए कोस थीटा, ये R2 का मान है। इधर R1 की वैल्यू ये रही R प्लस ए कोस थीटा, फिर माइनस में ये वाली वैल्यू है R माइनस ए कोस थीटा। तो अब देखिए जोड़ बाकी रह गई है हमारे पास में। ये यहां पर फॉर्मूला देखिए, यहां पर ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर देंगे। ये हम बीजगणित का एक फॉर्मूला बता रहे हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए मैं लिख देता हूं इसको, यहां पुट कर रहा हूं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ये फॉर्मूला है, ये सूत्र है, तो ये यहां पर अप्लाई कर देते हैं। तो v इज इक्वल टू क्या मिल रहा है?
Q बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से R प्लस ए कोस थीटा, माइनस का साइन जब अंदर गुणा होगा तो माइनस में आर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए कोस थीटा, बट्टे में ये आर स्क्वेयर, ये क्या निकल कर आ रहा है यहां से आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, ये आ गया हमारे पास में। देखिए मैंने यहां पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, ए तो यहां पर है आर, बी यहां पर है ए कोस थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। क्लियर? क्यू बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, केवल कैलकुलेशन हो रही है और इस कैलकुलेशन को आप ध्यान से देखते रहिए, समझ में आता चला जाएगा। देखिए ये माइनस का आर है, ये प्लस का आर है, कैंसिल हो जाएगा, ये ए कोस थीटा, ये भी ए कोस थीटा, ए कोस थीटा प्लस ए कोस थीटा, ये आ गया 2a कोस थीटा, 2a कोस थीटा आ गया। क्लियर? अब यहां से आप देखिए इस q इंटू 2a, q इंटू 2a को हम स्मॉल p पुट कर सकते हैं, ये होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको समझ लीजिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। यदि किसी विद्युत द्विध्रुव की हम बात करें तो किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे परिभाषित करते हैं, सुन लीजिए। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, तो वो किसी एक आवेश का परिमाण हो गया Q, और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी जो कि हम 2a लेकर चलते हैं, तो Q इंटू 2a, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं, तो Q इंटू 2a बराबर आ चुका है P, स्मॉल p आ चुका है। तो यह है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला, जिसे हम यहां पर Q इंटू 2a के स्थान पर पुट कर देंगे। तो क्या मिल रहा है, देखिए V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये दोस्तों किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण से किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव का व्यापक रूप आ गया है, व्यंजक आ चुका है, ये फाइनल सूत्र आ चुका है दोस्तों। अब इस फाइनल सूत्र के अंदर हम कुछ कंडीशंस यहां पर पुट करेंगे और कंडीशन के जरिए बताएंगे कि जो विभिन्न स्थितियों में विद्युत विभव का मान कितना होता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं इस आगे वाले पदों को मिटा रहा हूं, ये यहां से हटा देते हैं इनको। इन सबको यहां से हटा रहे हैं। अब देखो तो देखिए कि यदि विद्युत द्विध्रुव के आवेशों के मध्य की दूरी बहुत कम हो, मतलब विद्युत द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होगी तो छोटा विद्युत द्विध्रुव हो जाएगा। आवेशों के मध्य की दूरी यदि बहुत कम हो, अति अल्प हो, इसका मतलब है ए का मान यदि बहुत छोटा होता है तो क्या होगा, तो कौन सी कंडीशंस आएगी वो आप देख लीजिए। मैं कंडीशन बता रहा हूं यहां पर कि यदि स्थिति क्या है, यदि विद्युत द्विध्रुव के आवेशों के मध्य की दूरी अल्प हो, बहुत कम हो, अल्प हो तो देखिए R की तुलना में A यदि छोटा हो, R की तुलना में A छोटा हो, R की तुलना में यदि A छोटा होगा तो R स्क्वायर की तुलना में A स्क्वायर कोस थीटा काफी छोटा हो जाएगा और A स्क्वायर कोस थीटा को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ देंगे। देखिए हो तो अर्थात इसका मतलब है कि R बड़ा है A से,
तो यहां से क्या निकलेगा, आर स्क्वेयर काफी बड़ा हो जाएगा ए स्क्वेयर से, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं आर स्क्वेयर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वेयर कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता, 1 से कम ही होगा, 1 से कम ही होगा। तो आर स्क्वेयर काफी बड़ा हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की तुलना में, इसलिए आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को नगण्य मानने पर, नगण्य मानकर छोड़ देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो इसको इग्नोर कर दीजिए। क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर की तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर, इसको यदि नगण्य मान लें तो यहां से इसकी तुलना में इसको नगण्य मान लें। देखो कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यहां से यदि कोस थीटा को हमने नगण्य माना है तो ऊपर वाला कोस थीटा भी यहां से हटा देते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी राशि दो के कंपैरिजन में, एक राशि बड़ी है तो एक राशि उस राशि के रेस्पेक्ट छोटी होती है, तो दो की जब हम तुलना करते हैं तो एक बड़ी होगी दूसरी छोटी होगी, और छोटी वाली को हम नगण्य मान लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहां पर इस आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ये नगण्य है, इसलिए इसको यहां से हम हटा देते हैं, इसको नगण्य मान लेते हैं। हमें क्या मिल जाएगा, v इक्वल टू क्या मिल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये हमें मिल चुका है एक अन्य फॉर्मूला जो हमें बता रहा है कि किसी छोटे विद्युत द्विध्रुव के लिए थीटा कोण पर आर दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, ये इस फॉर्मूले के जरिए हमें मिल रहा है। ये भी इस किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण से किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव का व्यापक रूप ही है। क्लियर। अब यहां से आप देखेंगे कि इसको मैं देखिए किस तरीके से, जैसे यहां पर ये तो एक अदिश राशि है और आर का स्क्वायर ये एक अदिश राशि है, पी एक सदिश राशि है, तो भौतिकी में क्या होता है कि यदि एक तरफ सदिश राशि है तो दूसरी तरफ भी सदिश राशि होनी चाहिए। किसी इक्वेशन के अंदर सभी पदों या तो वो अदिश होंगे सारे के सारे पद, या सभी पद सदिश होंगे। तो फिर इसको ऐसे कैसे, एक तरफ तो ये अदिश है, यहां पर इधर तो अदिश है इधर सदिश है, तो ये कैसे, ऐसा कैसे हो गया। तो देखो इसको आप समझो, इसे हम क्या लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर डॉट आर कैप से इसको हम पुट कर देंगे, p वेक्टर डॉट आर कैप। देखो ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, इसको भी आप समझ लीजिए। दो सदिशों का अदिश गुणनफल कैसे लिखते हैं, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, जैसे एक सदिश है a दूसरा सदिश है b, तो a वेक्टर का मोड b वेक्टर का मोड cos थीटा, जहां थीटा a वेक्टर और b वेक्टर के मध्य का कोण होता। क्लियर। देखो तो a वेक्टर के मोड को a से, b वेक्टर के मोड को b से, तो a b cos थीटा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर किससे लिखा जाता है, a b cos थीटा, और इन दोनों का जो अदिश गुणनफल होता है वो एक अदिश राशि होती है। वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो मैंने यहां पर क्या किया कि ये एक एकांक सदिश है p वेक्टर डॉट आर कैप, जो कि p cos थीटा के इक्वल है। देखो कैसे है, पहले सदिश का परिमाण दूसरे सदिश का परिमाण इंटू दोनों के मध्य के कोण को की कोज्या का गुणा, p वेक्टर का परिमाण p हो गया, आर कैप एकांक सदिश इसका परिमाण 1 हो गया, ये cos थीटा। यहां पर देख लेते हैं कि p वेक्टर और आर कैप के मध्य का कोण क्या, थीटा ही है। तो वो तो डायग्राम तो हमने यहां पर मिटा दिया, पर मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं, ये माइनस क्यू चार्ज लिया था, ये प्लस क्यू चार्ज लिया था। हमने शुरू में जो डायग्राम बनाया ना उसी की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर ये आर है, तो ये देखिए आर कैप तो इस डायरेक्शन में है, आर कैप तो इस डायरेक्शन में है, और पी की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस वाले चार्ज से प्लस वाले चार्ज की ओर होती है। देखिए सुन लीजिए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो p वेक्टर होता है वो एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा विद्युत द्विध्रुव के ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। तो इस p वेक्टर की डायरेक्शन माइनस q से प्लस q की ओर होती है,
जो कि आर कैप से थीटा कोण पर होगी। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, इन पी वेक्टर और आर कैप के मध्य का कोण थीटा, तो यहां पर कोस थीटा लगा देंगे, तो ये आ गया पी कोस थीटा। तो पी कोस थीटा पी वेक्टर डॉट आर कैप के इक्वल ही होता है। पी वेक्टर डॉट आर कैप क्या हो जाएगा, पी कोस थीटा। क्लियर? तो यहां पी कोस थीटा था, तो उसको हमने पी वेक्टर डॉट आर कैप पुट कर दिया। ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहां से मैंने समझाने का प्रयास किया, ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, और जो सदिशों का अदिश गुणनफल भी एक अदिश राशि ही होती है दोस्तों। अब यहां पर इधर अदिश है, इधर भी अदिश है, पूरा दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एक बेटर रूप है, इससे ज्यादा सही तरीका ये वाला है। क्लियर? अब देखो, तो इसको हम दूसरी फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं। कैसे? एकांक सदिश की हम यहां पर परिभाषा लगा रहे हैं। एकांक सदिश होता है सदिश बट्टे में सदिश का परिमाण। यह है सदिश, सदिश का परिमाण हम लेंगे तो उसको इस तरीके से पुट कर देंगे। क्लियर? आर वेक्टर अपॉन आर से आर कैप को लिखा जा सकता है। तो यहां से इसको यदि आर कैप को मैं आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर लिखूं तो v इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, 1/4πε0 पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो जब यहां पर कैप है तब आर स्क्वायर, वेक्टर है तब आर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि एक आर और निकलेगा। वहां से देख लीजिए, इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम एक कंडीशन और लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर और विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत विभव कितना होगा, उसका मान क्या होगा। तो देखिए, एक कंडीशन हम ले रहे हैं विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत विभव, विद्युत विभव। निरक्ष का मतलब समझ लीजिए कि ये आपके पास में माइनस क्यू चार्ज था, ये प्लस क्यू चार्ज था, और ये यहां से गुजरने वाली जो रेखा होती है ये होती है निरक्ष। ये क्या होती है, निरक्ष, जो इसके केंद्र से होकर जा रही हो और इनको मिलाने, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत भी हो, तो उसको हम कहते हैं निरक्ष। तो यहां पर थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया। थीटा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। जब थीटा बराबर 90 डिग्री लेंगे तो बिंदु P, जो अभी हमने थीटा कोण पर दिखाया था, बिंदु P निरक्ष पर मौजूद होगा। अब की बार बिंदु P इधर मिलेगा, निरक्ष पर मौजूद होगा। बिंदु P निरक्ष पर मौजूद तभी होगा जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो। जब थीटा बराबर कितना हो, 90 डिग्री। तो यहां से जब थीटा बराबर 90 डिग्री है तो निरक्ष, जो बिंदु P है वो निरक्ष पर मिलेगा। तो निरक्ष पर विद्युत विभव ज्ञात करने का मतलब है कि आप थीटा बराबर 90 डिग्री यूज में लीजिए। थीटा बराबर कितना यूज में लेना है, 90 डिग्री का प्रयोग करना है। और कोस 90 का मान कितना होता है दोस्तों, कोस 90 की जो वैल्यू है वो होती है 0। कोस 90 का मान कितना है, 0, 0। कोस 90 का मान 0, तो यहां पर कोस 90 का मान 0, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। v इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। इसका मतलब ये हो गया कि किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, किसी विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि निरक्ष के ऊपर थीटा की वैल्यू 90 और कोस 90 का मान होता है 0। यहां पर पुट करेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। v का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अर्थात किसी विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत विभव का मान 0 होता है, 0 होता है, 0 के इक्वल होता है। क्लियर? अंतिम कंडीशन देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत विभव का मान कितना होता है। देख लीजिए, यहां से इसको मैं मिटा रहा हूं। ये देखिए, अगली स्थिति हम बता रहे हैं, अंतिम स्थिति यहां पर आप देख लीजिए, विद्युत द्विध्रुव की, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत विभव, विद्युत
विभव। अक्स का मतलब क्या हो गया, यहां माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये अक्स है। ये क्या है, अक्स। और इसके ऊपर यदि बिंदु P स्थित है तो यहां से थीटा बराबर आ जाएगा 0 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। जो अभिष्ट बिंदु P होता है वो यदि 0 डिग्री के कोण पर मौजूद है तो वो अक्ष पर मौजूद होगा। कहां पर मौजूद होगा, अक्ष पर अवस्थित होगा, अक्ष पर मौजूद होगा। तो थीटा बराबर 0 डिग्री इसमें पुट कर दीजिए। 0 डिग्री रखेंगे तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 0। cos 0 का मान होता है 1, तो v इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में r स्क्वायर। तो ये आ गया किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर उत्पन्न विद्युत विभव का सूत्र व्यंजक। तो दोस्तों ये था आज का हमारा जो वीडियो है। इसमें हमने देखा विद्युत द्विध्रुव के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक, और उसमें हमने 3 कंडीशंस भी आप लोगों को बताई। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को कोई क्यूरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप अवश्य पूछिए, हम आपको उसको आंसर देंगे। यदि आप इस टॉपिक के नोट्स यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप कीजिए 9460239358। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। कॉल बिल्कुल नहीं करना है, कॉल अटेंड करना इम्पॉसिबल है। कॉल अटेंड करना इम्पॉसिबल है, यह भी एक प्रक्रिया है इम्पॉसिबल वाली भी। तो सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इस पर व्हाट्सएप करना है ताकि आप इस चैप्टर के नोट्स प्राप्त कर सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।